हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट वाला। उसमें हमने एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकालना सीख लिया था और साथ ही निबिड़ संकुलन सीख लिया था। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन उससे हमेशा आता है। ठीक है, तो आज थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, टॉपिक का नाम है संकुलन समता। देखा कि आपको जैसा दिख रहा है इसमें संकुलन समता। संकुलन समता एक्चुअली होता है क्या है, हमने देखा था कि एकक कोष्ठिका अलग अलग टाइप की होती है। एक तो पढ़ा था सरल वाली, एक अपन ने काय केंद्रित पढ़ी थी, एक फलक केंद्रित। ठीक है, तो हर एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या अलग अलग थी। जैसे सरल वाली में एक थी, काय केंद्रित में 2 थी और जो फलक केंद्रित थी FCC उसमें ठीक है 4 थी। तो इस तरह से जैसे जैसे हम आगे देख रहे थे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या बढ़ रही थी। तो कुछ में तो अवयवी कण कम थे, किसी में ज़्यादा थे। तो इसका मतलब है एकक कोष्ठिका में किसी में तो खाली स्थान कम थे, किसी में ज़्यादा। तो हमने निबिड़ संकुलन में पढ़ा था, बीच में खाली स्थान रहते हैं। तो संकुलन समता एक्चुअली होती क्या है कि किसी भी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जितना स्थान घेरते हैं उसका परसेंटेज ही क्या कहलाती है, उसकी संकुलन समता। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन इसमें दिख रही है आपको। ये किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया प्रतिशत में जो आयतन होता है वो क्या कहलाती है, संकुलन समता। और इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों का आयतन बटावा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। ये इसका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम संकुलन समता निकालेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम एक संकुलन समता निकालने वाले हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका में। किसमें? सरल घनीय एकक कोष्ठिका में। अब सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन समता निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती क्या है। हमने देखा था सरल घनीय एकक कोष्ठिका में सभी के सभी अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, कोनों पर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपको जो डायग्राम में दिख रहा है, हमने केवल 2 कण माने, एक कोने पर एक गोला मान लिया और एक कोने पर एक गोला, और दोनों गोलों की त्रिज्या क्या मानी है हमने, R। क्या मानी है, R। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर R है और ये पर R है, ये दोनों की त्रिज्या होगी R। तो R और R, अब ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये एक इस घन की भुजा हो गई। ठीक है, तो ये पूरी भुजा को किससे माना हमने, A से। किससे डिनोट किया है, A से। तो A इक्वल्स टू कितना हो गया, R और R कितना हो गया, 2R। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखें आगे। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कितना होता है। हम निकाल चुके हैं, कितना होता है, 1। ठीक है, 1 निकाल चुके हैं, 1 पढ़ा था हमने। ऐसे ही एक है तो गोले का आयतन है, और हमने गोले का आयतन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अवयवी कण को क्या माना था हमने, गोला। ठीक है, और त्रिज्या क्या मानी हमने, R। तो एक ही है तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, ये तो हुआ इस एक अवयवी कण का आयतन। अब है कि जो एकक कोष्ठिका होती है सभी की सभी हमने कैसे पढ़ी थी, घन वाली। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा को हमने क्या माना है, A, और A किसके बराबर होता है, 2R के। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें भुजा को क्या माना था, A किसकी इक्वल टू था, 2R के। तो 2R का क्या हो गया, क्यूब। तो 2R का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया, 8R³। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना बस। संकुलन समता का फॉर्मूला क्या था, अवयवी कणों का आयतन। तो अवयवी कण का आयतन कितना, एक ही था, 4/3 πr³। और बटावा पूरी एकक कोष्ठिका आयतन कितना था, 8R³। इसको जब सोल्व करेंगे 100 मल्टीप्लाई करके तो आंसर आना चाहिए 52.4%। ये फिक्स आंसर भी याद रखेंगे आप कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका का अब जो संकुलन समता होती है वो कितनी होती है, 52.4। ठीक है, तो ये हमने एक एकक कोष्ठिका की संकुलन समता निकाल ली। ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, BCC की, मतलब काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब काय केंद्रित एकक कोष्ठिका को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कितने, 2। ठीक है, ये समझ गए, 2 हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो कुल मिला के 4/3 πr जो क्यूब था उसको किससे गुणा करना है हमें, 2 से। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। देखो जैसे यहाँ से यहाँ गुणा कर रखा हमने, ये 2 × 4/3 πr³, ये तो फिक्स हो गया। अब बस नीचे जहाँ सरल वाले में 8R³ आ रहा था उसकी जगह में निकालना है। सबसे पहले डायग्राम को समझो। हमने सरल घनीय एक उसमें काय केंद्रित में क्या पढ़ा था कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं, केंद्र में भी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। 2 तो हमने ले लिए हैं
कोनों पर भी कौन से, आमने सामने वाले कोने के, ठीक है। आमने सामने वाले कोने के कैसे लिए, देखो ध्यान से समझो। ये एक कोष्टिका है, इसमें एक गोला तो हमने ये लिया है इस गोल कोने का, तो एक उसके अपोजिट जो नीचे वाला कोना है उसका गोला लिया है, और एक गोला कहाँ लिया अपने जो केंद्र में है बीच में, ये ले लिया, ठीक है। तो कुल मिला के बीच वाला गोला तो पूरा हो गया, तो इसकी तो त्रिज्या कितनी होगी 2r, और ये वाला जो गोला है इसकी केवल त्रिज्या ही, आधा गोला बाहर रह गया, और ऐसे इसका तो r और प्लस 2r कितना हो गया 4r। तो कुल मिला के a, तो यहाँ पर a नहीं निकाला अभी तक, क्योंकि ये क्या हमारे पास क्या निकला अभी तक, इसका विकर्ण, ठीक है। ये हमने केवल विकर्ण निकाला अभी तक इसका, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस में है ये ऐसे विकर्ण आया है, क्रॉस में है तिरछा, तो अभी a निकालना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगी, देखेंगे आप चित्र को अच्छे से समझेंगे। पहले इस चित्र में देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा पॉइंट, एक तो E, एक पॉइंट F और एक पॉइंट D, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले विकर्ण निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो EFD, ठीक है। इस डायग्राम को पहले अच्छे से देखेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने जो FD बुझा है उसको क्या मान लिया है B, क्या मान लिया B, तो इस B की वैल्यू हमें निकालनी है सबसे पहले, चलिए निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए चित्र हमने देख लिया है, उसके अंदर EFD में B स्क्वायर मतलब कर्ण अगर निकालना तो क्या निकालेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, और दोनों भुजाएं कितनी है AA, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, तो A स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर, तो B इक्वल टू क्या हो गया √2A। ऐसे ही उस त्रिभुज के अंदर, चित्र के अंदर देखेंगे आप, चित्र पहले बना लीजिएगा आप, ताकि बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़े। उस चित्र में देखेंगे त्रिभुज AFD में, उसमें हमने जो तिरछा जो आमने सामने गोले माने थे, उनके अंदर जो भुजा थी 4r आई थी, उसको हमने क्या मान लिया है C स्क्वायर। तो यहाँ से C स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माना ही था और A स्क्वायर और आ गया, तो B स्क्वायर की वैल्यू ऊपर आई थी हमारे पास में, आ गई थी ना ये वाली, ठीक है। 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो कितना हो गया 3A स्क्वायर, तो C की वैल्यू क्या आ गई √3 है, ठीक है। और C को किसके बराबर माना था 4r के, तो C की जगह 4r रख के हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे A की। अब जब A आ गई तो घन का आयतन क्या होता है A क्यूब, ठीक है। तो जो A आया वैल्यू ये वाली पूरी, इसका क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्यूब कर रखा हमने, ये आ गया क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे, और ऊपर तो था ही 2 इंटू, क्योंकि 2 कण होते हैं, और 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन। जब इसको पूरे का सोल्व करेंगे इंटू 100 करके संकुलन क्षमता, तो आंसर आना चाहिए 68%, इस तरह से, ठीक है। अब हम निकालेंगे संकुलन क्षमता किसमें, लास्ट FCC क्या पड़ा था इसमें, अभिविकर्ण कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं, फलक के केंद्र पर, ठीक है। अब ये बताओ FCC में अभिविकर्ण कितने होते हैं 4, तो सबसे पहले तो 4/3 पाई r क्यूब जो था उसको ऊपर किससे गुणा करेंगे 4 से, तो ये तो फिक्स हो गया। अब वही तरीका निकालेंगे सबसे पहले इसमें, ठीक है। देखेंगे इधर चित्र को देखेंगे सबसे पहले, इसमें क्या होता है, एक गोला तो कहाँ होता है भाई, गोले क्या होते हैं कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं, फलक के केंद्र पर। तो हमने दो गोले तो मान लिए कोनों पर, ये देखो एक की और ये वाला दो, और इन दोनों जो ये पूरा फलक है, ये वाला फलक एक ही फलक, इसके केंद्र पर हमने गोला मान लिया। तो एक तो बीच वाला गोला पूरा हो गया, तो इसकी तो पूरी त्रिज्या हो गई, मतलब पूरा व्यास मान लिया 2r, और इधर r हो गया, इधर r हो गया, वापस क्या हो गया 4r, और इसको क्या मान लेंगे हम C, ठीक है। अब देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, ADC बन जाएगा, क्या बन जाएगा ADC, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर है, और CD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर। देख लीजिए एक बार, इसमें पॉज करके डायग्राम बना लीजिएगा पहले। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो क्या हो गया 2A स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही AC की वैल्यू कितनी आ गई √2 है, और AC को हमने किसके बराबर माना है 4r के, डायग्राम में देंगे तो AC जगह 4r रखा हमने, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 4r/√2। इसको और सोल्व करेंगे, √2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो √2r हो गया, ठीक है। अब संकुलन क्षमता फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए A आ गया हमारे पास, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या A क्यूब, तो A का क्यूब कर देगा पूरे का, ये आ गया 16√2r3, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर तो आ गया था हमारे पास, 4 गोलों को हमने गुणा कर दिया था 4/3 पाई r क्यूब से, और ये A क्यूब की वैल्यू और इंटू 100 करके जब सोल्व करेंगे तो आंसर फिक्स आना चाहिए 74%, ठीक है। 73 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो लगभग 74 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों एकक कोष्टिकाओं में संकुलन क्षमता निकाली। सबसे पहले हमने किसकी निकाली है, BCC की, ठीक है। सबसे पहले किसकी निकाली है, सरल वाली की, सरल की कितनी आई है 54%,
ठीक है। फिर हमने किसकी निकाली, बीसीसी की, उसकी कितनी आई 68%, ये डायरेक्ट भी याद रखनी है। और फिर किसकी निकाली हमने, एफसीसी की, एफसीसी की कितनी आई 74%। ये आपको तीनों डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए और निकालनी भी आनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इन तीनों से ज़रूर फॉर्मूला आता है निकालने का, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवाइज़ करें और इन तीनों टॉपिक को बिल्कुल कंठस्थ आपको करना है अच्छे से। बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, बाय।